स्टैंडिंग वेव और अ स्टेशनरी वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है और दूसरा जो एंड है वो ओपन है। हमेशा ध्यान में रखो, जहाँ पे भी क्लोज एंड होगा वहाँ पे आपको हमेशा नोड मिलेगा और ओपन एंड होगा वहाँ पे आपको हमेशा एंटी नोड मिलेगा। तो यहाँ पे ये ए मिनिमम कंडीशन हो गई, ये बेसिक है, इससे बेसिक और कुछ हो नहीं सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एंटी नोड है और यहाँ पे मेरे पास नोड है। अगर मैं एक वेव ऑब्जर्व करता हूँ कोई भी, तो ये कंप्लीट वेव हो गई है ना। तो ये पूरे वेव में से मुझे कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1/4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक जाने वाली और एक आने वाली वेव, ऐसी दो वेव्स है, समझ रहे हो आप। सो दैट्स वाई ऐसा स्ट्रक्चर है। एनीवेज, सो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है दैट इज अ λ/4। सो λ1 की वैल्यू मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, λ इज 4l/2n-1। इसको हम लोग ने डिराइव भी किया है, अगर आप चाहते हो तो वो डेरिवेशन आप वापस जाके एक बार देखो। सो λ इज 4l/2n-1। यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करना है तो सर्टनली वैल्यू ऑफ n इज अ 1। सो देयरफॉर 4l/2n-1, सो 2 1 -1, सो 1 मिलेगा मुझे। तो l की वैल्यू क्या मिलेगी, λ1/4। तो ये क्या मिला मुझे, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो लेंथ है वो कितनी है वो हमने फाइंड आउट की। ऊपर का अगर आप डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे आपको सर्टनली एक नोड मिल रहा है और दूसरा एंटी नोड मिल रहा है। तीसरा पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। तो n इज v/λ होगा। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या लिखना है, n1 इज v/λ1। सो v/ यहाँ से मुझे λ1 की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्विवेलेंट टू 4l। अभी हम लोग इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बेसिक है, इससे और कुछ कम नहीं कर सकते हम लोग। सो अगर यहाँ पे कोई भी एक साउंड सुनाई दे रहा है या कोई भी एक नोट सुनाई दे रही है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे इसको फंडामेंटल नोट, या फिर इसको बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। एनीवेज, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, तो अगर मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, हमेशा एंड अगर क्लोज्ड है तो वहां पे नोड मिलेगा, ओपन एंड में मुझे क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को कंप्लीट वेवलेंथ अगर हम ऑब्जर्व करते, देखो ये कंप्लीट वेवलेंथ है, तो यहाँ पे मुझे कितना पोर्शन दिख रहा है, ये आधा दिख रहा है और जो नेक्स्ट है उसका 1/4 दिख रहा है। तो 3λ/4 इतना कुछ तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, 3λ2/4। λ2 की लिखा है बिकॉज हम लोग सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एनीवेज, सो λ2 की वैल्यू होगी 4l/2n-1। n की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, 2 सब्स्टिट्यूट करो, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसलिए। सो 4l/3, तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या होगी, रीअरेंज करो, ये इधर जाएगा, 4 नीचे जाएगा। सो 3/4 λ2, ये मुझे मिली लेंथ की वैल्यू। ये ऊपर वाला डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करते तो सर्टनली आपके पास 2 नोड्स है और आपके पास 2 एंटी नोड्स है। So n2 is equals to v/λ2, that is a frequency of a vibration in this specific mode. So v λ2 की वैल्यू क्या है, 4 और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 vl है ना। तो 3/4 vl अगर आप देखते हो और यहाँ पे अगर आप n ऑब्जर्व करते हो तो मैं सर्टनली क्या लिख सकता हूँ, देखो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो n2 की वैल्यू होगी 3 टाइम्स n1। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसको बोल देते हैं फर्स्ट ओवरटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी आपको फर्स्ट ओवरटोन निकालने बोलते हैं और बच्चे ये लिख के आते हैं, पता नहीं होता है ना क्या लिखना है। एनीवेज, तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन सेम है। और ये किसके केस में है, ऑर्गन क्लोज्ड एट वन एंड। तो जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो केयरफुली आपको करना है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ गलती की तो सर्टनली वो 2-3 मार्क गए, ठीक है। तो छोड़ के नहीं आना है, कुछ करके आना है हमें। एनीवेज, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये स्पेसिफिक केस में मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है, एक एंड उसका क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है। तो जो क्लोज एंड होता है हमेशा हमें वहाँ पे नोड मिलेगा, जो दूसरा एंड है वहाँ पे आपको हमेशा एंटी नोड मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक पूरी की पूरी वेव मुझे दिखाई दे रही है, दोनों वेव्स के लिए, जाने वाली और आने वाली, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 वेव दिखाई दे रही है। तो लैम्डा प्लस λ/4 कितना होगा, 5λ/4 होगा। तो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 5/4 λ3। सो λ3 इज इक्वल टू 4/2n-1। जनरलाइज फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यू होगी मेरे पास 3 है ना। सो 3 2 3 6 -1 5, सो 4l/5। सो इसका मतलब l की वैल्यू कितनी मिली, 5/4 λ3। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो डायग्राम है उसमें मेरे पास कितने नोड्स है, 3 नोड्स दिखाई दे रहे हैं और 3 एंटी नोड्स दिखाई दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अल्टीमेटली n3 इज इक्वल टू v/λ3। तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, λ3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, λ3 की जगह पे क्या आएगा, 4/5। तो 5 ऊपर जाएगा, 5/4 v/l। तो यहाँ पे v/4l अगर आप देखते हो तो ये n1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब n3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5n1 के बराबर हो गई। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज फिफ्थ हार्मोनिक और इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड ओवरटोन। अगेन इंपॉर्टेंट, सेकंड ओवरटोन मतलब यहाँ पे 2 मत लिख के आना,
समझ रहे हो? सेकेंड ओवरटोन मतलब 5n1 के बराबर होता है। तो अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी हमें ये देखना है कि अगर जनरलाइज फॉर्म मुझे करना है, nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर हम लोग को बोला, 15th नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोला, तो क्या ऐसे थोड़ी सॉल्व करते बैठेंगे, हम एक जनरल इक्वेशन लेके आएंगे। तो nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए nth फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन 4l इंटू वेलोसिटी। सो 2n-1 इंटू n1 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखो ना 3 है ना, तो 2n-1 n1, 6-1 तो 5n1 मिला ना हमें वो केस में। दैट इज 2n-1 हार्मोनिक, या फिर इसको 2n-1 ओवरटोन बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखो। एंड नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। सो नोड मुझे किधर मिलेगा, जहाँ पे 0 है ना, या फिर 12/2n-1 देखो यहाँ पे। तो ये अगर डिस्टेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा 12/2n-1 के बराबर है। ये 4l/2n-1 अप टू 2n इंटू l/2n-1। तो ये पोजीशन ऑफ नोड हो गई। और नेक्स्ट है मेरे पास पोजीशन ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड कब मिलेगा हमें, जब भी वो ओपन एंड, अगर पहला केस कंसिडर करते हैं l/2n-1 है ना, तो ये यहाँ पे आपको l/2n-1 n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो पहले केस में, है ना, तो कितना मिलेगा, l की जगह पे मिला, मतलब टोटल लेंथ है ना, वहां पे आपको किधर मिला, क्या मिला, एंटी नोड मिला। सिमिलरली 3l/2n-1, 5l/2n-1 अप टू l तक आप जा सकते हो। रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप n की सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं। अभी आपको ये सिर्फ देखना नहीं है, आप जब तक ये नोटबुक में कॉपी नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, एक बार लिखो, एक बार लिखने के बाद थोड़े दिन के बाद आप रफली उसको प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी बार आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सेट हो जाएगा। हाथ सेट हो जाएगा तो डेरिवेशन, आप बड़े बड़े डेरिवेशन 2-3 मार्क के जो भी एग्जाम में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो आप इजीली लिख पाओगे। दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो जो MCQs है वो टैकल करने के लिए आप अभी रेडी हो, अच्छे से रेडी हो। ऐसा नहीं हो रहा है सिर्फ फॉर्मूला में याद करो, MCQ जाके सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मुझे बेसिक से पता है और ये हम कभी भूलेंगे नहीं। और MCQ करेक्ट आने के चांसेस भी मेरे बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। और यहाँ पे हम जो ऑर्गन पाइप कंसिडर करने वाले हैं वो दोनों एंड से ओपन होगा। अभी अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो वहाँ पे हमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है वो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले कुछ नोट का पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रीवियसली हम लोग ने कुछ डेरिवेशंस यूज़ करके वेवलेंथ की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। तो सिमिलर फैशन में हमें जो y का इक्वेशन मिला था, या फिर लॉन्जिट्यूडिनल वेव के केस में s का इक्वेशन मिला था, एक एम्पलीट्यूड मिला था, cos ऑफ ओमेगा t का टर्म मिला था, वो इक्वेशन यूटिलाइज करके हम लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सेम इक्वेशन अगर कंसिडर करते हैं या वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन डिराइव करके जो फाइनल आंसर है वहाँ पे प्रोसेस करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, एट 0 एंड एट l। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है, दोनों जगह से ओपन है, तो अगर दोनों जगह से ओपन है तो एंटी नोड्स हमें एक्सट्रीम एंड्स पे मिलेंगे और नोड हमें सेंटर में मिल सकते हैं, है ना। तो 0 और l यहाँ पे हम लोग को एंटी नोड्स मिलने वाले हैं। तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू 12/n के हिसाब से ले सकते हैं। और ये वैल्यू कैसे मिला, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू 12/n के बराबर मिली। अभी आपको एग्जाम में कोई वो डेरिवेशन डिराइव करो ऐसा आके कोई बोलेगा नहीं। हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट नॉर्मल, सेकेंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल एंड nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर रहेंगे। आइदर आपको ये 3 कंडीशंस लिखने के लिए बोले जा सकते हैं, वेटेज विल बी 3 मार्क्स, अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल या फिर MCQ आपको पूछा जा सकता है। एनीवेज, तो सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्गन पाइप है वो दोनों जगह से ओपन है। सो अल्टीमेटली एंटी नोड्स मुझे एक्सट्रीम एंड्स पे मिलेंगे और नोड जो है वो मुझे सेंटर में मिलेगा। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है देखो ना, अगर ये एक वेवलेंथ में कंसिडर करूँ तो मुझे कितना दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन दिख रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, एक वेव का, और दूसरे वेव का भी वैसा ही। तो λ/2 ऐसा कुछ दिख रहा है। सो लेंथ इज λ/2। तो अगर इसको हम लोग को मैथमेटिक्स के टर्म्स में यूज करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, λ1 12/n। ओके, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। n की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 12 के बराबर होगी। तो इसका मतलब लेंथ जो हमें मिलेगी दैट विल बी λ1/2। अगर ये डायग्राम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो मेरे पास 2 नोड्स हैं और मेरे पास एक एंटी नोड है। So frequency of vibration in this kind of a mode is given by n1 is v/λ1। So v/λ1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2l। तो n1 is v/2l, ये क्या मिला मुझे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे पास कोई नोट या फिर साउंड है, अगर ये इसमें से आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल नोट, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक।
एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑर्गन पाइप है, अगेन द सेम कंडीशन, एंड में मेरे पास एंटी नोड्स होंगे और जो नोड्स मिलेंगे वो सेंटर में मिलेंगे, है ना। तो अगर मुझे एंड में एंटी नोड चाहिए तो ये मेरे पास पहला कंडीशन था। तो अगर मुझे वापस एंड में एंटी नोड चाहिए तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा दोनों वेव्स का वो समथिंग लाइक दिस, एक आगे जाने वाली वेव और एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली वेव, है ना। तो एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड नोड नोड, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो λ2 के बराबर होगी। देखो ना, ये आधी लेंथ, ये बची हुई 1/4 और ये 1/4, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, कंप्लीट वेव लेंथ के बराबर होगी। और λ2 क्यों लिखा है, बिकॉज हम लोग सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो λ2 इक्वल टू 2l/n, n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर l की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 कट हो जाएगा और λ2 की वैल्यू l के बराबर होगी, देयरफॉर λ2 विल बी इक्विवेलेंट टू l। तो ये स्पेसिफिक केस में मेरे पास 2 नोड्स है और मेरे पास 3 एंटी नोड्स है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन दिस मोड ये क्या होगा, n2 इज इक्वल टू v/λ2, है ना। तो v/λ2 की जगह पे l सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा जो सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है ये 2 गुना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। सो nt इज 2 टाइम्स n2। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक या फिर इसको बोला जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट ओवरटोन बोला है, ठीक है, और अगर वो ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बात कर रहा है तो आपको सेकंड हार्मोनिक निकालने बोल रहा है, तो फॉर्मूला आपका यही होना चाहिए। गलत फॉर्मूला डाल के आओगे आंसर गलत मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा दिमाग ध्यान में रखो, सिर्फ देखो मत वीडियोस को, जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा है नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपका हाथ सेट होगा और एग्जाम में आप सही परफॉर्म कर पाओगे। थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, एंड में हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, एंटी नोड्स होने चाहिए और नोड्स जो है वो बीच में मिलेंगे। अगर मुझे थर्ड पॉसिबल केस निकालनी है तो मेरा डायग्राम का स्ट्रक्चर जो है ऐसा कुछ ही होना चाहिए, एक आगे जाने वाली वेव और एक पीछे जाने वाली वेव। तो 3 नोड्स मिल रहे हैं, 4 एंटी नोड्स मिल रहे हैं और λ3 की वैल्यू 2n/l के बराबर। सो 2/3l, n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की हमने, तो इसका मतलब लेंथ कितना आया, 3/2 λ3 के बराबर। एनीवेज 3 नोड से 4 एंटी नोड से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन n3 इज इक्वल टू v/λ3, λ3 के बराबर जगह पे ला लेंगे 3/2 v/l। तो अगर मैं ये देखता हूं v/2l तो ये n3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक या फिर इसको बोला जाएगा सेकेंड ओवरटोन। इंपॉर्टेंट, सेकेंड ओवरटोन निकालने बोला है, मतलब n3 की वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम्स n1। तो जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, नोट फॉर nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन nth फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये एक नंबर है 1 2 3 4 जो भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है वो। n1 की वैल्यू तो आपकी स्टैंडर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और n है ना। तो मतलब अगर मुझे 12वां बोला निकालना है या 14 बोला 15 बोला तो n12 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स n1 14 टाइम्स n1, इसके हिसाब से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। देयरफॉर nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन ऐसा बोला जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एट बोथ द एंड्स। अभी डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन। हम लोग ने जो भी वाइब्रेटिंग वेव्स देखी है ऑर्गन पाइप के अंदर, हमने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देखा, ओपन ऑर्गन पाइप देखा, ठीक है, लेकिन वहां पे एक छोटा सा पॉइंट है जो एंड करेक्शन की वजह से प्रूव किया जा सकता है। वो कौन सा पॉइंट है, देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और मान लो ये ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज है। तो अगर ऑर्गन पाइप एक जगह से क्लोज है और यहाँ पे आप ट्यूनिंग फोर्क यूज किया है, मान लो समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे आपने कुछ वाइब्रेशन जनरेट किया, ये ट्यूनिंग फोर्क थोड़ा सा नजदीक लेना है आपको, आपने कुछ साउंड जनरेट किया या कुछ वेव्स को जनरेट किया, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को जनरेट किया, तो यहाँ पे कंप्रेशन रेरफेक्शन आपको दिखाई देंगे। हम क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से जो एंड वाला पोर्शन है वहां पे आपको हमेशा नोड मिलेगा एंड ये वाला जो एंड है यहाँ पे आपको एंटी नोड्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा समझ के लेना जरूरी है। यहाँ पे देखो पार्टिकल्स जो है वो समथिंग लाइक दिस ऐसे ऑसिलेट होते हैं, है ना। तो ये मान लो अगर एंड है तो यहाँ पे जो एंड में जितने भी पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे और ये जो सराउंडिंग एयर है इसको भी थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आपको डेंसिटी में वेरिएशन दिखाई देंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक चीज होती है वो यहाँ पे ऑकर होती है। अभी ये इंटरफेरेंस क्या चीज है, तो जब आप इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन ये चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा।
राइट नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे जो एंटीनोड फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली यहां पे एंड में नहीं होता, ऑर्गन पाइप के जस्ट थोड़ा सा बाहर जाके एंटीनोड फॉर्मेशन होता है और यहां से ही वेव आपकी रिफ्लेक्ट करती है विथ नो चेंज इन अ फेज। सो यहां पे ये वाला जो एडिशनल डिस्टेंस है इसको ही बोला जाता है एंड करेक्शन, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एल मेरा ऑर्गन पाइप का लेंथ है और ई एंड करेक्शन है तो टोटल लेंथ हमें जो कंसिडर करनी होती है दैट इज एल प्लस ई। अगर मैं ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज्ड वाला कंसिडर करूं, ओके, अगर ऑर्गन पाइप एक एंड से कंसिडर करते हो तो यहां पे ई की आपको एक ही वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन है, ठीक है, तो यहां पे पार्टिकल जो है जो वाइब्रेट होंगे वो यहां पे भी आपको एंड करेक्शन देके जाएंगे और ये जो पोर्शन है यहां पे भी एंड करेक्शन देके जाएंगे। एंड ये एल जो है वो लेंथ ऑफ ऑर्गन तो कॉमन रहेगी, तो टोटल लेंथ विल बी 2e प्लस एल के बराबर होनी चाहिए। एनीवेज आई होप सो कि यहां तक आपको कुछ डाउट नहीं है। लेट अस सी, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस नोड्स आर फॉर्म ऑलवेज एट द क्लोज्ड एंड, एंटी-नोड्स आर फॉर्म एट द ओपन एंड एंड स्लाइटली इनसाइड। डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड एंड एंटीनोड को ही एंड करेक्शन के नाम से जाना जाता है। अभी ये जो एंड करेक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल्स टू 0.3d। D रिप्रेजेंट्स डायमीटर ऑफ अ पाइप। D के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2r भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो E की वैल्यू क्या होगी 0.6r के बराबर भी होगी। ओके, सो D रिप्रेजेंट इनर डायमीटर ऑफ अ ट्यूब। करेक्टेड लेंथ इज लेंथ ऑफ द कॉलम पाइप प्लस एंड करेक्शन। सो कैपिटल L से उसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल l प्लस e, सो L प्लस 0.3d। एनीवेज, सो इन फंडामेंटल मोड ऑफ अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन आप कंसिडर करते हो तो यहां पे अगर मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, सो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड और अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज n टाइम्स लैम्डा। सो लैम्डा के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 4l, है ना। तो 4l क्यों आया, बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपको वेव का कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखो अगर ये कंप्लीट वेव है तो ये 1/4 है ना, तो ये चीज को हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस तो किया है। सो 4 टाइम्स n, l के जगह पे आप लिखोगे स्मॉल l प्लस 0.3d। तो ये बन गई वेलोसिटी की वैल्यू। तो रिस्पेक्टिव अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v अपॉन ये पूरा टर्म आप वहां पे लेके जा सकते हो। तो मतलब लाइक ये फॉर्मूला आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अभी देखते हैं कॉज ऑफ एंड करेक्शन, ठीक है। अभी मैंने जो बोला है वो अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा, 4 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। अगर नहीं तो न्यूमेरिकल पूछेंगे 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, डिपेंड्स। सो वहां पे कुछ तो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ समझने से, अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा के जाऊँ तो आपका काम जो है वो आधा रहेगा। आधा मतलब मैंने जो सिखाया है वो आपको रेफरेंस बुक ढूंढने पड़ेंगे, आपका नोटबुक ढूंढना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक ढूंढना पड़ेगा, उसमें से पढ़ के आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एडिशनल टाइम जो है वो आपको उस तरह से यूज करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर ऑलरेडी लिख के दिया है, यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट, और या फिर आप अपने नोटबुक में कॉपी भी कर लेते हो, आपका अच्छा खासा टाइम सेव हो जाएगा, है ना। मतलब मुझे पता है ढूंढना नहीं है, कुछ इतना ही लिखना है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, खत्म हो गई बात, दैट्स ओके। सो एंड करेक्शन अराइज होता है क्यों, क्योंकि एयर पार्टिकल्स इन अ प्लेन ऑफ ओपन एंड ऑफ अ ट्यूब आर नॉट मूव फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। वो सब जगह पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन जनरेट होता है, चेंज इन डेंसिटी ऑकर होती है, वहां से आपको रिफ्लेक्शन मिलता है। देयरफॉर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट अ प्लेन एट अ स्मॉल डिस्टेंस आउटसाइड द ट्यूब। अभी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 4 टाइम्स n1l1 इक्वल टू 4 टाइम्स n2l2। अगर आप अलग अलग लेंथ के ऑर्गन पाइप्स लेते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते हो, है ना, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो टाइम पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। Therefore 4 will get cancel, n1 l1 इक्वल टू n2 l2। l1 के जगह पे क्या लिख सकते हो, l1 प्लस e, l2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, l2 प्लस e। एनीवेज, सो n1 l1 प्लस n2 इंटू e, ये ब्रैकेट को ओपन किया, ये ब्रैकेट को भी ओपन करो, n2 l2 प्लस n2 इंटू e। रीअरेंज द टर्म्स, e को कॉमन लेना है, तो अगर e को कॉमन लेते हो तो ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा n2 माइनस n1, ब्रैकेट के अंदर होगा e बाहर आएगा, और यहाँ पे n1 l1 माइनस n2 l2। रीअरेंज द टर्म्स, तो e की वैल्यू आपको मिलेगी n1 l1 अपॉन n2 l2 अपॉन n2 माइनस n1। तो ये क्या है, एंड करेक्शन की वैल्यू है फॉर अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। अभी दूसरा हम लोग देखते हैं फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। अगर दोनों एंड में ओपन है तो क्या होगा, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n1 l1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स n2 l2। यहाँ पे v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2l के बराबर है।
ओके, सो N1 L1 की जगह पे ये 2 2 तो कट हो जाएगा, तो N1 L1 प्लस 2E क्यों लिखा, बिकॉज 2 है आपके पास, इक्वल टू N2 L2 प्लस 2E। रीअरेंज करो टर्म्स को, ब्रैकेट को ओपन करो और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर E का वैल्यू आएगा आपका N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन 2 टाइम्स N2 माइनस N1। एनीवेज, तो ये था इक्वेशन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, बोथ एंड से जो ओपन है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है एंड करेक्शन के। सबसे पहला है कि इनर डायमीटर ऑफ अ ट्यूब शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो अगर कोई भी पाइप कंसिडर कर तो इनर डायमीटर जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहाँ पे वो छोटा है कहाँ पे बड़ा है ना। इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो आउटसाइड द ट्यूब हैज टू बी निग्लेक्टेड। तो अगर यहाँ पे कुछ एयर फ्लो वगैरह है तो वो आपको नेग्लेक्ट करना है। एंड दूसरी बात टेम्परेचर वेरिएशंस भी है तो वो भी आपको नेग्लेक्ट करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड करेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ अ बीट्स ये क्या है, सपोज मेरे पास दो साउंड वेव्स है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो नियरली इक्वल होनी चाहिए या थोड़ी सी एक दूसरे से थोड़ी ज़्यादा कम होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों जो साउंड वेव्स है वो एक ही मीडियम में ट्रैवल होनी चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें जो मिलेगी उसका जो बढ़ना और घटना टाइम ड्यूरेशन के साथ है, उसके साथ हमें जो मिलेगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ बीट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सपोज मेरे पास ये दो मार्कर्स है और इससे मैं कुछ साउंड प्रोड्यूस करता हूं। मान लो ये मेरा फर्स्ट मार्कर है, इससे अगर मैंने साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, 1 2 3 4, और यही बीट्स में ये पहला वाला साउंड बढ़ते जा रहा है और दूसरा, ठीक है, मतलब पहला वाला जो साउंड था वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में 4 बार बज रहा था, सेकेंड वाला 5 बार बज रहा है। अगर दोनों को अगर आप एक साथ बजाते हो तो देखो, ठीक है, तो कुछ फर्क दिखाई देगा मुझे। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती, तो ऐसा कुछ आवाज आता है ना। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी चेंज करता हूं, कुछ दूसरा इफेक्ट मुझे दे रहा है ना। तो यही जो चीज है उसको ही बोलते हैं बीट्स। लेकिन अगर इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है ये हमें देखना है। दूसरी चीज, ये कहाँ पे काम में आती है, अगर आगे जाके मान लो आप में से कोई म्यूजिक कंपोजर बन गया, ठीक है, तो वो टाइम पे आपको बीट्स के साथ काम करना पड़ेगा। मान लो आप ड्रम प्ले कर रहे हो, है ना, या फिर गिटार प्ले कर रहे हो या कोई भी ऐसा तबला वगैरह प्ले कर रहे हो, वहां पे सपोज आपको बीट्स के साथ काम करना है और वहां पे अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर जाके यूज कर रहे हो, अगर आपको एडिटिंग वगैरह कुछ करना है तो वो स्पेसिफिक केस में अगर मुझे बीट्स का कॉन्सेप्ट, अगर ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है और वेवफॉर्म्स का कैसा फॉर्म होता है अगर ये मुझे पता है, तो वो टाइम पे जब आप वो सब चीजें करोगे तो वो आपको क्वाइट इंटरेस्टिंग लगेगी। आप ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट, वो आप प्रैक्टिस के साथ या प्रैक्टिकल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, तभी जाके साइंस का मजा आता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें मिलेगा साउंड मैक्सिमम एट टाइम t इक्वल टू 0। अगर कोई भी एक इंस्टेंट पे टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर मैक्सिमम साउंड मिल रहा है तो एक बीट फॉर्म होगी, लेकिन वो कभी फॉर्म होगी, एक मैक्सिमम आवाज मिलने के बाद कम आवाज आएगा और उसके बाद वापस मैक्सिमम आवाज मिलेगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे एक बीट। तो दो मैक्सिमम साउंड्स के बीच में एक मिनिमम वैल्यू भी होगी। तो अगर मैं बीट पीरियड कंसीडर करता हूं तो दो मैक्सिमास या फिर दो मिनिमास के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो हम लोग देखेंगे। तो 2 सक्सेसिव बीट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग बोलेंगे बीट पीरियड। बीट फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अभी तो ये ठीक है, मतलब अभी तो सब्जेक्टिव वे में हम लोग ने पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे, आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकली करके बताओ, बताते हैं ना, ये है ग्राफिकल मेथड। तो ये है मेरे पास ग्राफिकल मेथड। अगर ये मुझे समझ गई तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको भी ये चीज़ अच्छे से आ गई, बीट्स क्या है वो आपको कॉन्सेप्चुअली पता चलेगा। अभी एग्जाम में इतनी बड़ी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेज के ऊपर प्रोपोर्शनल छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ करके सामने वाले को बता दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यस दिस पर्सन नोज समथिंग अबाउट बीट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइम इंटरवल देखते हैं। टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, T/4, T/2, 3T/4 एंड T के बीच में। ओके, इनिशियली टाइम मेरा 0 है, मान लो थोड़े टाइम के बाद टाइम इंटरवल हो रहा है मेरा T/4। अल्टीमेटली एक्स एक्सिस के ऊपर मैं टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ, ये है मेरा T/4, ये है 3T/4, ये T, और आगे जो भी है 5T/4 वो बढ़ते रहेगा। मेरे पास यहाँ पे ये दो वेव्स है, फर्स्ट मेरी Y1, सेकेंड में Y2 वेव है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए। तो फर्स्ट मान लो ये मेरी फर्स्ट वेव है,
टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ड्रॉ किया है, बिकॉज ये ड्रॉ करने के लिए अच्छा खासा टाइम किल होता है, ठीक है। तो वीडियोस में मुझे कॉम्पैक्ट वे में अगर आपको बताना है, तो अगर मैं सब कुछ ड्रॉ करते बैठूँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, वीडियो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ किया है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ये चीज़ को। तो ओके, एनीवेज ये मेरी फर्स्ट वेव है और यहाँ पे मेरे पास सेकेंड वेव है। इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है पहले के जितना ही, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूँ, देखो ना, तो ये टाइम इंटरवल तो सेम है, यहाँ पे 1, 2 और 3 है ना, तो ऐसा मुझे मिल रहा है। तो वेव के 3 पार्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी फास्ट है, ये थोड़ी सी कम है। अभी हम लोग को अगर कंबाइन इफेक्ट दोनों का देखना है तो कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ तो इक्वेशन मिलना चाहिए। मैथमेटिकल इसका एनालिटिकल पार्ट है, वो हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, या इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें आप देख पाओगे वो चीज़। ओके, एनीवेज यहाँ पे देखो, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है और ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। अगर दोनों ऐड होंगे तो इफेक्ट मुझे कैसे दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ही एक पॉइंट है कम और यहाँ पे भी एक कम पॉइंट है ना। तो ये 0 और ये सर्टन वैल्यू कुछ तो है, तो वहाँ पे भी इनका जो इफेक्ट होगा वो हमें दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो ऐसे हमें ओवरऑल अगर हम लोग इफेक्ट निकालेंगे तो हमें ऐसी कुछ तो डायग्राम मिलेगी, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हो, ये वाला, अगर कोई भी ऐसे अगर आप रैंडम पॉइंट्स कंसीडर करोगे, यहाँ पे अभी एग्जैक्ट डायग्राम 100% तो मैं बोल नहीं सकता ये एक्यूरेट है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर इतनी बड़ी डायग्राम ड्रॉ करना तो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली अगर मुझे ये चीज़ समझनी है तो मुझे क्या समझना चाहिए, 2 फ्रीक्वेंसीज जो है वो मैच नहीं होनी चाहिए, एक ज़्यादा या कम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें एक ओवरऑल इफेक्ट मिलता है और उसका जो ओवरऑल वेव फॉर्म का जो नेचर होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ तो एक वेव फॉर्म का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज है वहाँ पे तो बूस्ट होगा, जहाँ पे मिनिमम होगी वहाँ पे वो कम होगा, एंड ओवरऑल वेव फॉर्म का जो नेचर है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो हम लोग अभी बोल सकते हैं जो थर्ड डायग्राम है कि यहाँ पे बिट्स का एक फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये एक ग्राफिकल मेथड है जो आपको पता होनी चाहिए। बिट्स को किस तरह से फॉर्म किया जाता है उसका एनालिटिकल मेथड अभी हम लोग देखने वाले हैं। एक बड़ा सा डेरिवेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं उसका प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा आपको लगेगा कि ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बीट्स मतलब हम लोग को अल्टीमेटली क्या चाहिए, ठीक है, मेरे पास 2 वेव्स होनी चाहिए जो एक पॉइंट पे आनी चाहिए, है ना। और वो जब भी 2 वेव्स एक पॉइंट पे आती है, अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में, तो मुझे कुछ तो मिलेगा। मुझे कुछ एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा एक पॉइंट पे, उसके बाद एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। यहाँ पे क्या मुझे देखना है, अल्टीमेटली मुझे टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड में जाके हमें वही निकालना है। तो अभी अगर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अगर है मेरे पास, तो एंड में जाके अगर मुझे फाइनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है 2 वेव्स की वजह से जो बनेगी, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं एनालिटिकल मेथड। सपोज मेरे पास 2 वेव्स है, ये प्रोग्रेसिव वेव्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। अब ये जो 2 वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। लेकिन यहाँ पे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें जो बीट्स का कॉन्सेप्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, एक ही मीडियम में वो ट्रैवल करने चाहिए और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये 2 वेव्स है, एक पॉइंट पे वो मिल रही है, ऐसा मैं कुछ तो ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये 2 वेव्स है और यहाँ पे ये मेरे पास सेकेंड वेव है और ये कोई तो एक पॉइंट पे मिलेगी, है ना। अभी दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन जो दोनों का जो टाइम पीरियड है अल्टीमेटली वो थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर टाइम पीरियड अलग है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी इनकी अलग होगी। तो हमें ये चाहिए और उसके बाद हमें कुछ तो इफेक्ट मिलेगा। वो इफेक्ट को हमें मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि मेरे पास 2 साउंड वेव्स है। तो फर्स्ट जो वेव है उसका इक्वेशन है a sin ω1t, एंड जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम लोग लिखते हैं s2 = a sin ω2t। ओमेगा को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 2πn1t। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा a sin of 2πn1t, एंड जो दूसरा है a sin of 2πn2 t। अभी अगर ये इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो प्रीवियस केस में हम लोग ने क्या लिखा था, a sin ωt - kx। जो प्रीवियस केसेस जो हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं उसमें देखो ना -kx था प्रोग्रेसिव वेव के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग kx टर्म यूज ही नहीं कर रहे हैं।
और उसके पीछे के अगर रीजंस अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमें क्या करना है, लेट टी इज टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू साउंड वेव्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पे ये जो दो वेव्स है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आएगी और उसके बाद उनमें कुछ तो चेंजेस मिलेंगे, तो हमको स्पेसिफिक टाइम पे कैलकुलेट करना है। एनीवेज, तो दैट्स वाई हम लोग ये दो इक्वेशंस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास दो वेव्स है और उनका अगर इफेक्ट निकालना है तो अल्टीमेटली मेरे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर हम लोग यूज करते हैं तो एस की वैल्यू होगी S1 प्लस S2 के बराबर, है कि नहीं। तो S1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मेरे पास है a sin of 2 pi n1 इंटू टी। n1 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, n2 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम नहीं है। a sin of 2 pi n1t प्लस a sin of 2 pi n2t, ये बन गया मेरा एक इक्वेशन। इसमें से एक कॉमन लेते हैं, साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t। अभी मेरे पास साइन के दो टर्मिनोलॉजीज है तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d। तो साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा c, और ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा d। तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 2 करो, कॉस और साइन के रिस्पेक्टिव टर्म्स में वैल्यूज डालो, तो आपको क्या मिलेगा, s विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई n1 माइनस n2 इंटू टी साइन ऑफ पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। ये वैल्यूज डालने के बाद ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, या फिर ये मैं ओरली भी कर सकता हूँ, 2 पाई n1 टी प्लस 2 पाई n2 टी अपॉन 2 करो, तो जो भी होगा उसमें से कट वगैरह होके आपको ये ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। एनीवेज, तो ये हम लोग ने अभी अभी देखा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं s की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, a टाइम्स साइन ऑफ पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा टर्म है मेरे पास, ये एम्पलीट्यूड के जैसा बिहेव कर रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है साइन ऑफ पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। तो जो रिजल्टेंट वेव है वो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट की है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा बीट्स का खेल है ये एम्पलीट्यूड के ऊपर काम करता है, इसलिए एम्पलीट्यूड को हम लोग को साइड में लेके वहां पे हम लोग को रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है ना। ये दो वेव्स एक पॉइंट पे आने के बाद एम्पलीट्यूड ही तो कम ज्यादा हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो रहा है कंटिन्यू, तो हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल के अल्टीमेटली एंड में जाके फ्रीक्वेंसी को निकालना है। एनीवेज, a की वैल्यू होगी 2a cos ऑफ पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। तो ये क्या बना, दिस इज माई वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। एनीवेज, तो एम्पलीट्यूड मेरा ज्यादा कब होगा, ठीक है, जब ये इक्वेशन की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो प्लस 1 आपका जो ऊपर वाला, ये जो अगर ग्राफ कंसिडर करते हो तो जो ऊपर वाला है उसके लिए पॉजिटिव और नीचे वाला जो भी है उसके लिए नेगेटिव। सो दैट्स वाई प्लस माइनस 1। और ये कब होगा, जब ये कॉस की वैल्यू मेरी k पाई के बराबर होगी। k की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो, 0 1 2 3 जो डालना डालो। एनीवेज, सो k की वैल्यू 0 1 2 3 डालोगे तो आपको ये रिस्पेक्टिव कुछ तो इक्वेशन मिलेगा। अभी मुझे क्या करना है, ये जो कॉस ऑफ थीटा का टर्म है ये वाला और ये वाला, इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद मुझे t की वैल्यू मिलेगी। t क्या होगा, कि इंस्टेंट होगा, और अगर मैं 2 इंस्टेंट लेता और उसके अंदर का डिफरेंस फाइंड आउट करता तो मुझे डेल्टा t मिलेगा, दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और उसके बाद उसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एनीवेज, तो यहाँ पे t की वैल्यू मिल सकती है, क्या मिल सकती है, अल्टीमेटली पाई पाई विल गेट कैंसल। तो t की वैल्यू होगी k अपॉन n1 माइनस n2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटीज विल बी मैक्सिमम व्हेन k की वैल्यू 0 1 2 3 4 आप डालते जाओ। तो पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 1 अपॉन n माइनस 1, k की वैल्यू 2 डाली, 2 अपॉन n1 माइनस n2, सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो अगर टाइम ड्यूरेशन निकालना है डेल्टा t, दैट इज दोनों के बीच में टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमाज, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा विच इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करो या फिर दिस माइनस दिस करो, कोई भी करो। सो वह मैं ये पहला लेता हूँ 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, तो ये क्या होगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। इसका रेसिप्रोकल उल्टा लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा क्या मिली आपको, n1 माइनस n2, ठीक है। तो ये किसके लिए था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहाँ पे होता है वो। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होता है क्या, होता है ना। अगर ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर हम लोग 0 के बराबर लेते तो, और 0 के बराबर लेते तो कॉस की कुछ तो वैल्यू लेनी डाल पड़ेगी। तो कॉस ऑफ पाई n1 माइनस n2 इंटू टी विल बी मिनिमम, विल बी इक्वल टू 0 व्हेन कॉस ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा कुछ तो होगा। कॉस ऑफ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे करते जाओ। अल्टीमेटली आपको कॉस की वैल्यू क्या मिलने वाली, 0 मिलने वाली है। तो अभी मेरे पास ये जो दो थीटाज है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो वेयर k की वैल्यू 0 1 2 3 आप डाल सकते हो आगे। तो अगर इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो पाई टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू टी विच इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2। अभी क्या होगा, पाई पाई विल गेट कैंसिल और t की वैल्यू मिलेगी, ऊपर भी तो मिली थी नीचे भी मिल रही है। t इज इक्वल टू 2k प्लस 1,
2 टाइम्स n1 माइनस n2, तो ये मुझे क्या मिला, t की वैल्यू मिली। अभी k की वैल्यू 0 1 2 3 डालते हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट इंटेंसिटीज विल बी मिनिमम व्हेन t वैल्यूज आर 1/2 n1 माइनस n2, 3/2 n1 माइनस n2, 5/2 n1 माइनस n2। क्या किया मैंने, k की वैल्यू 0 1 2 3 डाली और ये इक्वेशंस में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो वैल्यूज मिलेगी। अभी दोनों के बीच में अगर डिफरेंस चाहिए तो दिस माइनस दिस करो, या फिर दोनों में से ये माइनस करो, जो आपको करना है करो, लेकिन बाजू बाजू वाले ही करना है, ऐसा मत करो इसमें से ये माइनस कर दिया, गलत आएगा आंसर आपका। देयरफॉर टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव मिनिमाज इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। देखो ना, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 डिवाइड बाई 2, 2 कट होगा तो 1/n1 माइनस n2। एनीवेज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा भी मुझे क्या मिलेगी, n1 माइनस n2। तो मैक्सिमा के लिए भी सेम फ्रीक्वेंसी मिली मुझे n1 माइनस n2, मिनिमा के लिए भी फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस है वो n1 माइनस n2 मिल रहा है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या पता चलेगा, कंपेयरिंग शोज दैट मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑकर्स अल्टरनेटली। पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा, पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा, और ऐसे होते रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज गिवन बाय n1 माइनस n2। और इसको अगर मुझे स्टेटमेंट टर्म्स में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 सोर्सेस ऑफ साउंड। तो ये क्या बना मेरा फाइनल कंक्लूजन। आसान था ना, ये सिर्फ देखने में बड़ा दिखता है आपको कुछ नहीं करना है, जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर काम करना है। लेकिन सिर्फ देख के, वीडियो देख के आपका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, आपको ये लिखना भी पड़ेगा। आप अपने नोटबुक में ये कॉपी कर लो, इसको एक बार देखो, 2 3 4 बार, थोड़े दिन के बाद आप रिवाइज करो, राइटिंग से ही आपका स्पीड बनेगा। और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली एग्जाम में अगर 3-4 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका अगर हाथ सेट है तो वहाँ पे आप फास्ट लिख सकते हो। दूसरी बात, न्यूमेरिकल पूछते हैं तो न्यूमेरिकल आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। तीसरी बात, अगर एमसीक्यू के ऊपर पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली पूछते हैं क्वेश्चन, तो अगर मुझे फाइनल आंसर्स पता है, देखो ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है, ये डिफरेंस अगर पता है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज भी मेरे टैकल हो जाते हैं, है ना। तो अगर मुझे डिस्क्रिप्टिव वे में अगर पूरा पिक्चर पता है तो उसको कट शॉर्ट करने में बहुत आसानी होती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे ही वो फंसते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, अगर आपके पास भी प्रॉपर टाइम है, ये प्रॉपरली आप लर्न करो, नोट डाउन करो। अगर आपके लिए एग्जाम में बहुत कम टाइम है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और ब्लैंक पेजेस के ऊपर रफली इसको फास्टली लिखने की कोशिश करो। एक बार 2 बार सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली आपको आ जाएगा, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बीट्स फॉर्म, दैट इज अ बीट्स फॉर्म ऑफ अ बीट्स and I am using analytical method. Application of the phenomena of a beats. So this is the famous question. Based on the formula, there will be number of questions will be asked in the examination. तो अभी यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है सबसे पहले, एंड दूसरी बात जो फॉर्मूला है हमारा उसको अप्लाई कैसे करना है। एनीवेज, तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। सपोज मेरे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क है, दिस इज द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क एंड दिस इज द अनदर ट्यूनिंग फोर्क, है ना। अगर हम लोग इसको वाइब्रेट करते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज n2, और इसका जो वाइब्रेशन इसकी फ्रीक्वेंसी होगी n1, कुछ भी नाम दो। लेट दिस इज द बी ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज द ए ट्यूनिंग फोर्क। और अभी हमें बीट्स का फॉर्मेशन देखना है, बीट्स कैसे फॉर्म होगा। तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा आंसर, लेट n2 रिप्रेजेंट अननोन फ्रीक्वेंसी। अभी ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, और हमें एग्जाम में वही पूछा जाएगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक की फ्रीक्वेंसी हमें दी जाएगी तो उसके हिसाब से हम लोग को वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना पड़ता है। लेट इट प्रोड्यूसेस m बिट्स पर सेकेंड विथ अनदर ट्यूनिंग फोर्क a of unknown frequency n1. So number of beats produced per second is given by difference in a frequencies of 2 sources. So n2 equal to n1 plus minus m. तो यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बीट्स विच आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये सिंबल क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है या क्वेश्चन दिया जाता है तो वो टाइम पे बोलते हैं कि जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके ऊपर वैक्स अप्लाई किया गया है। तो अप्लाई अगर कोई भी चीज़ इसके ऊपर करते हो आप तो ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, है ना, या फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो ये हेवी हो जाएगा। हेवी होने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी, यस, कोई भी चीज़ जब भी हेवी हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी में कम होना पॉसिबल है ही। एनीवेज, तो ऑन अप्लाइंग वैक्स स्पॉन्ज बिकम्स हेवियर एंड अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। एंड अगर इसको आपने फाइल कर दिया, मान लो इसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपने निकाल दिया, तो वो स्पेसिफिक केस में हम लोग बोलेंगे स्पॉन्ज जो है वो लाइटर बन गया और अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद करना ही है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट इन अ साउंड, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वेटेज विल बी 3 मार्क्स, आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन के साथ और इसके जो पॉसिबल केसेस है वो लिखने पड़ेंगे। अगर नहीं तो 2 to 3 मार्कर क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, जहाँ पे आपको वेरियस फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोली जा सकती है। तो अभी देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ अ साउंड है क्या। ठीक है, मान लो आप स्टेशन पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आप एंड आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, और कोई तो एक डायरेक्शन से ट्रेन आपकी तरफ मूव कर रही है। तो जब भी ट्रेन आपकी तरफ मूव कर रही है, मान लो जो ट्रेन का ड्राइवर है वो हॉर्न बजाते बजाते आ रहा है, तो जब ही आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो ट्रेन थोड़ी सी दूरी पे आपके, तो तभी से अगर हॉर्न बज रहा है तो इनिशियली आपको साउंड जो है वो कम सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आपकी तरफ मूव करना स्टार्ट होती है आपको ऐसा लगता है कि साउंड बढ़ते जा रहा है। जैसे ही ट्रेन आपके बहुत नजदीक आती है आपको बहुत बड़ा साउंड सुनाई देता है, और जैसे ही ट्रेन आपके बाजू से गुजर जाती है साउंड बजाते बजाते, तभी आपको पता चलेगा कि अगेन ट्रेन का जो साउंड है वो कम 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 होते जा रहा है और एक पॉइंट के बाद वैनिश हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, साउंड कम था, बढ़ते गया, फिर कम होते गया। अभी एक काम करो, आप ट्रेन में ही खड़े रहो ड्राइवर के बाजू में, है ना, और ड्राइवर अगर हॉर्न बजा रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे वो तो सेम एम्पलीट्यूड से हॉर्न बजा रहा है, तो कितना भी डिस्टेंस आप कवर करो आपको हॉर्न का आवाज तो उतना ही सुनाई देने वाला है। लेकिन जैसे ट्रेन के उतर के अगर आप बाहर खड़े हो और तभी आप सुन रहे हो तो वो टाइम पे सिनेरियो कुछ अलग दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं एंड उसकी वजह से साउंड आपको अलग फील हो रहा है। तो ये जो चीज है इसको बोला जाता है डॉपलर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो, इट गिव्स रिलेटिव मोशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जब भी सोर्स ऑफ अ साउंड, इसको हम लोग बोलेंगे Vs, तो हमारे केस में अभी क्या था, ये ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मतलब हम ट्रेन की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ट्रेन से दूर भी भाग सकते हैं, तो ये हम लोग अपने कंडीशंस के ऊपर ले सकते हैं। तो जब भी दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, द apparent frequency heard by the observer is different from the actual frequency of a sound which is emitted by the source, है ना। तो मतलब आप अगर जगह पे खड़े हो, ट्रेन अगर मूव कर रही तो आपको अलग टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है, अगर आप ट्रेन की तरफ भाग रहे हो तो सडनली ज्यादा इंक्रीज सुनाई दे रहा है, ट्रेन से दूर भागना स्टार्ट करो थोड़ा कम सुनाई देगा, है ना। तो ये जो चीज है दैट इज apparent frequency, जो आप सुन रहे हो उसको ही बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। एनीवेज, तो यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ से गाड़ी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है और हॉर्न बजाते बजाते मूव कर रही है। तो यहाँ पे जैसे ही डिस्टेंस कम होते जाता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ते जाती है, और जैसे ही ऑब्जर्वर से गाड़ी दूर जाने की कोशिश करती है, दैट इज जब भी डिस्टेंस इंक्रीज होता है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तभी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, ऐसे आपको लगता है। तो अभी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V प्लस माइनस V नॉट अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू N। अभी यहाँ पे V के कुछ टर्म्स है, तो V नॉट VS, ये तीनों का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड तीसरा है वेलोसिटी ऑफ अ सोर्स। N रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट एमिटेड बाय द सोर्स, है ना। तो मतलब जब भी ट्रेन आपकी तरफ भाग रही है तो वो हॉर्न भी बजा रही है और चल भी रही है, तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एंड उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे N, वो फ्रीक्वेंसी है उसकी। और एरे रिप्रेजेंट करता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर फील करता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस साइन दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे यूज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे अगर कुछ गलती की आपने तो न्यूमेरिकल सीधा गया, 3-4 मार्क्स का जो भी न्यूमेरिकल होगा वो सीधा जाएगा। अगर एमसीक्यू में भी अगर ये सवाल आता है 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क का, डिपेंडिंग ऑन जो भी एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, ये कब यूज करते हैं, जब भी ऑब्जर्वर एंड सोर्स एक दूसरे के नजदीक जाते हैं, तभी मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एंड ऊपर माइनस नीचे प्लस कभी यूज होता है जब भी ऑब्जर्वर एंड सोर्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तभी। ओके, तो अभी यहाँ पे 4 पॉसिबल केसेस हम लोग ले रहे हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, यहाँ पे 4 पॉसिबल हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहला है केस 1, जब भी ऑब्जर्वर अपनी जगह पे है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, V प्लस माइनस V नॉट अपॉन V माइनस प्लस VS, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है टूवर्ड्स ईच अदर, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्व की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो V प्लस 0 अपॉन V माइनस VS। समझा कैसे प्लस माइनस को यूज किया गया है।
अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर की कुछ वेलोसिटी होती तो वी नॉट लिख देते थे हम लोग, लेकिन ये स्पेसिफिक केस में हम लोग जीरो कंसिडर करें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू एन। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट केस में। सेकेंड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है और सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? तो ये टर्म जो है ये कम कब होगा? जब ही नीचे मेरे प्लस सिंबल होगा, है ना, और ऊपर माइनस सिंबल होगा। सो दैट्स व्हाई माइनस प्लस मुझे यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड केस देखो, v ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, वेलोसिटी ऑफ सोर्स दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। देयरफॉर NA इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस vs। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी दी होती तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ सकता था? माइनस वी नॉट लिखना पड़ता था, लेकिन ये केस में वी नॉट की वैल्यू क्या है? 0 है ना, ये दिया है इसलिए न्यूमेरिकल में वी नॉट की वैल्यू वो दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 कर दिया, मतलब ट्रेन अपनी जगह पे, आप उसके तरफ मूव करोगे या आप उससे अवे मूव करोगे। अगर ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे? वी नॉट दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए दिखेगी। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर प्लस सिंबल और नीचे माइनस सिंबल यूज करना पड़ेगा। सो v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस, है ना, तो v माइनस वी एस ऐसा कुछ तो होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक केस में वी एस की वैल्यू हमको क्या दी है? 0 दी है। एनीवेज, तो यहां पे मुझे एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अगर सोर्स आपका अपनी जगह पे है और ऑब्जर्वर दूर मूव कर रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो अगर वो कम हो रही है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगा? माइनस प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा, सेकेंड वाला, है ना। सो v माइनस वी एस अपॉन v प्लस वी एस की वैल्यू क्या दी है? 0 दे दी है। एनीवेज, तो मुझे एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई। सो फाइनली चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी कॉज्ड बाय मूविंग सोर्स और ऑब्जर्वर को ही डॉपलर इफेक्ट इन अ साउंड के नाम से जाना जाता है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे, डॉपलर इफेक्ट ऑफ अ साउंड कहाँ पे पता चलता है कि ऐसा है? ठीक है, मान लो आप मिलिट्री में काम करते हो और सपोज ऊपर से दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपकी तरफ आ रहा है और हमें पता करना है कि ये किधर आपकी तरफ आ रहा है, आपसे दूर जा रहा है, कैसे, ठीक है ना। तो वो टाइम पे जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वहां पे डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड को यूज किया जाता है। यह पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, मान लो आप हाईवे में कार लेके जा रहे हो, है ना, और आपकी कार मान लो आप बहुत फास्ट चला रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर, और हाईवे पे जो लिखा है वो 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट दिया है। तो आपने देखा होगा पुलिस की कार भी कभी कभी ऐसे बाजू से चलती है, तो उनके पास भी इक्विपमेंट होता है, वो यही डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं आपका स्पीड कितना था। ओवर स्पीडिंग के लिए कभी कभी आपको फाइन भी लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट के। आई होप सो कि डॉपलर इफेक्ट इन अ साउंड ये पार्ट आपको अच्छे से समझा है।